नमस्कार। 5 बज चुके हैं और वक्त है मैं आम आदमी बोल रहा हूं। ये आम आदमी के बोलने का वक्त है। आम आदमी मैं कई बार बता चुका हूं, हर शो की शुरुआत में मैं बताता हूं, मेरे नज़र में सत्ता में बैठे हुक्मरान और नौकरशाहों को छोड़ करके इस प्रदेश और देश का हर शख्स आम आदमी है। वो नौकरी पेशा हो, वो श्रमजीवी हो, बेरोजगार हो, वो सब आम आदमी है और सब कहीं न कहीं सिस्टम से पीड़ित हैं, शोषित हैं। उन सभी लोगों की, वो चाहे बेरोजगार हो या रोजगार में होकर के सिस्टम के शिकार हो कहीं, उन सभी आम आदमियों की आवाज शाम 5 बजे हम उठाते हैं। आज मुद्दा है पीएससी भर्ती। आज सुबह से ट्विटर पर इन युवा बेरोजगारों ने अभियान छेड़ा और लगातार देश में ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। 49,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पीएससी के ऐसे हैं जो 3 साल से मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए, सामान्य रूप से ये सुनने में बहुत आसान सा एक वाक्य लगा कि 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3 साल अभ्यर्थी इसलिए इंतजार करे कि उसको मेडिकल अभी करवाना है, उसका मेडिकल होना है। ये किसी भी पारदर्शी सक्षम सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है और मैं उस सिस्टम को पारदर्शी या सक्षम मानता भी नहीं जहां युवा 3-3 साल अपने रोजगार, अपने एक विज्ञापन फॉर्म भरने के बाद परीक्षा का इंतजार करे या परीक्षा दे दिया है तो नतीजे का इंतजार करे, लिखित परीक्षा दे दिया तो इंटरव्यू का इंतजार करे, या पुलिस भर्ती, पीएससी भर्ती है तो मेडिकल का इंतजार करे। ऐसे सिस्टम को सक्षम भी नहीं माना जा सकता और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी भी नहीं माना जा सकता है। मैं सबसे पहले आज इस विषय को कई बार जब बेरोजगार युवाओं की बात होती है तो मैं उस विषय को समझाना मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन युवाओं से आप उनकी व्यथा और उनका विषय उनसे समझिए। और बार बार कहता हूं कि अगर ये 49,000 पीएससी के अभ्यर्थी जवानों की पीड़ा है तो ये सिर्फ 49,000 की पीड़ा नहीं है, ये पूरे समाज की पीड़ा है। ये हमारे आपके परिवार के युवा हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं। इसलिए मैं इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले गौरव के पास चलूंगा। गौरव, अपना ऑडियो आप खोलिए। गौरव, ऑडियो खोलिए। गौरव, आवाज। हाँ, आप बताइए आप लोगों की भर्ती कैसे शुरू हुई? गौरव, क्या क्या अड़चने आई और अब तक क्यों लटका है? इस पूरे मामले में क्या क्या आप लोगों को संकट, पीड़ा, दिक्कत झेलनी पड़ी है, ये सब कुछ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाइए ताकि ये आवाज सरकार के कानों तक जा सके। सबसे पहले यूसी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बेरोजगारों को आपने अपनी बात रखने का मंच प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 49,568 पीएससी का अभ्यर्थी हूँ। हमारा जो भर्ती का विज्ञापन आता है 2018 में और इसकी परीक्षा होती है 2019 में और अंतिम सूची जो जारी होती है वो 2020 में जारी होती है। 2 साल इस परीक्षा का टाइम लगा इसमें अंतिम सूची जारी करने में। और इसके बाद कोरोना काल को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने 3 बैच बना दिए प्रशिक्षण के लिए इसके। और डीजी भर्ती बोर्ड का खुद का बयान था कि जो ट्रेनिंग होगी उसको अंकों के आधार पर ट्रेनिंग होगी, कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको पहले बुलाया जाएगा। लेकिन भर्ती बोर्ड ने इसमें पीएससी के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए पीएससी को दरकिनार कर दी गया। हम बहुत सारे पीएससी के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सिविल से ज्यादा अंक हैं लेकिन उन्हें ट्रेनिंग पर नहीं बुलाया गया, जबकि एक साथ विज्ञापन में फॉर्म अप्लाई किया गया, परीक्षा देने भी एक साथ गए, शारीरिक परीक्षा भी एक साथ कराई गई, लेकिन मेडिकल और ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच में अंतर कर दिया गया। 2017 में एक साथ 35,000 बच्चों की ट्रेनिंग हुई थी जो अन्य राज्यों में कराई गई थी ट्रेनिंग पर। लेकिन अब भी अन्य राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर खाली हैं, लेकिन सरकार ने हमारे विषय को अनदेखा करते हुए इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। हमारी सरकार से यह मांग है
हमने अपनी मांग मांगने के लिए ट्विटर अभियान भी कई बार चलाए हैं और लखनऊ में जाकर धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन हमारा मेडिकल के ना तो भर्ती बोर्ड ने कुछ नोटिस जारी किया है, ना सरकार की तरफ से कोई हमें इसका आश्वासन मिला है। जी ठीक है गौरव, आप सबने गौरव से, मैंने इसीलिए आज गौरव के माध्यम से इस पूरे विषय को आप लोगों को समझाने की कोशिश की। गौरव से आपने पूरा विषय समझ लिया है। अब मैं आज के अपने जितने साथी हमारे साथ इस समय चर्चा में जुड़े हैं सबका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। विवेक कुमार समाजवादी पार्टी से नेता हैं, शमसी आजाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, राम आशीष राय जी हैं, ये पूर्व पीएससी के जवान हैं और पीएससी के इतिहास में इनका नाम बहुत बड़ा है। इन्होंने पीएससी जवानों के हक को लेकर के 1973 में सबसे बड़ा आंदोलन, पीएससी जवानों के हक के लिए सबसे बड़ा आंदोलन किया। वो राम आशीष राय जी हमारे साथ हैं। मोहित यादव हैं। कंट्रोल रूम ऑडियो में क्या दिक्कत आ रही है ध्यान दीजिए। मोहित यादव हमारे साथ हैं, ये अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं। हमारे साथ गौरव सिंह हैं, गौरव सिंह भी अभ्यर्थी हैं और बेरोजगार हैं। इसके अलावा वैभव जायसवाल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैं ये पूरा मामला गौरव से समझने के बाद आपको एक पीएससी जवान की अभ्यर्थी जो है, एक अभ्यर्थी की पोस्ट आपको सुनवा देता हूं। एक पोस्ट मेरे पास आई, वो पोस्ट सुनवाता हूं मैं, उसको ध्यान से सुनिए। सेवा में श्रीमान, ऑडियो कंट्रोल रूम देखिए, सबसे आजाद दिक्कत कर रही है, म्यूट करिए। हाँ, सेवा में श्रीमान एडीजी पीएससी, श्रीमान सविनय निवेदन यह है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 49,568 पीएससी के अभ्यर्थी हैं। हमारी भर्ती के 3 वर्ष से अधिक हो चुका है, अभी तक हमारा मेडिकल तक संपन्न नहीं हुआ है। इस बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए जब भर्ती बोर्ड फोन मिलाया जाता है तो वो कहते हैं कि पीएससी मुख्यालय से संपर्क कीजिए, और जब पीएससी मुख्यालय फोन मिलाया जाता है तो वो कहते हैं कि भर्ती बोर्ड से संपर्क करो, जिससे हम अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं और मानसिक दबावों से गुजर रहे हैं। पीएससी के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर सिविल पुलिस के अभ्यर्थियों से ज्यादा हैं, फिर भी उनको ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया। आखिर क्यों हम पीएससी के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है? सर, हम में से अधिकांश अभ्यर्थी बहुत गरीब परिवार से आते हैं, जिनको एक समय की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। इस नौकरी से बहुत उम्मीद है सर, हमारी मेहनत पर पानी न फिरे। सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि एक लिखित जवाब देकर पीएससी के अभ्यर्थियों के मेडिकल और नियुक्ति की दिनांक निकालिए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए, हम लोग बहुत ही मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इतने समय तक अपने आप को मेडिकल फिट रखने में बहुत अधिक कठिनाई आ रही है। सर, कृपया हम लोगों का जल्द से जल्द मेडिकल तथा प्रशिक्षण कराया जाए। आपने सुना, ये एडीजी पीएससी को लिखी गई चिट्ठी है। इस चिट्ठी में 2 बिंदु ध्यान दीजिए कि जब हम भर्ती बोर्ड संपर्क करते हैं तो वो पीएससी मुख्यालय से संपर्क करने को कहते हैं, और जब पीएससी मुख्यालय संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं भर्ती बोर्ड से बात करो। ये जाए तो कहां, इनका क्या कसूर है भाई कि पेंडुलम की तरीके से भर्ती बोर्ड और जो है पीएससी मुख्यालय के बीच में झूले लटके रहे? ये मोहित और गौरव क्या कसूर है, क्या खता है इनकी? पहले तो ये सिस्टम को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, आपने पीड़ा ये पढ़ी कि हम सब बहुत गरीब परिवार से आते हैं जहां पर एक वक्त की रोटी नसीब होना मुश्किल होता है। तो सरकार, मैं तो यही मानता हूं कि किसी भी प्रदेश की या देश की सरकार उस देश या प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक के माता पिता के समान है, अभिभावक के समान है। माता पिता उन बच्चों पर अगर इस तरीके से उनसे निगाहें फेर ले कि जिनके घर में, जिन बच्चे के घर में एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है और 3 साल वो इंतजार कर रहा है, सुबह शाम दौड़ के मेडिकली फिट रख रहा है अपने आप को कि कभी भी बुलावा आ सकता है मेडिकल के लिए, ये कितना बड़ा अन्याय है। ये सरकार को सोचना चाहिए। सत्ता में जो मौजूद दल है उस दल को भी इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे मामले, ये जनता है, यही जनता, इनका परिवार भी वोट देता है। ये सरकार चुनने में इनकी भी भूमिका है, इनके परिवार की भूमिका है। ये 50,000 अभ्यर्थी नहीं, 50,000 परिवार हैं। ये व्यथा सुनने के बाद मैं सबसे पहले मैंने राम आशीष राय जी को जोड़ा इसलिए कि ये पीएससी के इस मतलब जो इन्होंने देखा है 50 के दशक से
ये पीएससी को देखे हुए हैं, इनसे ज्यादा कोई नहीं देखा है। कितनी पीएससी में पीएससी जवानों को क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कमी है, कितने पीएससी जवान होने चाहिए, ये सब दुख दर्द पीड़ा के लिए। और दूसरा, इन युवाओं को ऊर्जा मिले एक बुजुर्ग से, इसके लिए भी मैंने राम आशीष राय जी को जोड़ा है। मैं सबसे पहले राम आशीष राय जी के पास चलूंगा, फिर बाकी अतिथियों के पास आऊंगा। राम आशीष राय जी, बाबा बताइए क्या, कितना पीएससी में कितने जवान होने चाहिए, कितनी कमी है, क्या क्या दुख दर्द है, उसको जरा आप बयां करिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और जो भी हमारे देश के लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ कि आज आप लोगों ने मौका निकाल करके अपना वक्त दिया। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, एक दो बात नहीं। मैं तो कहूँ तो हो सकता है कि शायद 2-4-10 दिन भी लग जाएगा, लेकिन अभी हमारे जो हमारे ही छात्र कहिए, चाहे लड़के कहिए, संतान कहिए, अपना दुख सुनाए हैं पोस्टर के माध्यम से, चाहे गौरव जी ने सुनाया, मुझको बहुत दुख हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बाहर कहूँ, मेरा भी लड़का आप ही हैं। मित्र, मैं तो यही जानता हूँ, किसी रहजन से शिकायत नहीं की जाती है, रहजन से कोई गिलवा नहीं है, लेकिन अपने रहबर से मुझको सवाल करना है। हमारे जो रहबर बैठे हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, खुल करके पूछना चाहता हूँ, तहे दिल से वो पता मैं, हमारी आवाज जो उनके पास जा रही है तो, अरे भाई, ये कितना दिन इन गरीब किसान के बच्चों को शोषण करोगे? मैं 1973 से जान रहा हूँ कि गरीब किसान के बेटे आते हैं। आप पूरे देश में अब पता लगा दीजिए कि क्या किसी नौकरशाह का लड़का भी सिपाही के लिए आया है, दरखास्त दिया है आज तक? पूछिए, पता लगाइए तो। हाँ, डिप्टी एसपी लोग को लड़कों की नौकरी नहीं मिलती है तो सिपाही में भर्ती करा देते हैं, फिर उनसे प्रमोशन करवा देते हैं सिफारिश लगा करके। भाई, यह और कितने दिन इस मंडी को चलाइएगा? यह मंडी अब बंद होनी चाहिए और देश की जनता खूब समझ रही है। आप हमारे अपना म्यूट रखिए आवाज आप। हाँ, ठीक है, बोलिए बाबा। आप रहबरी के लिए जब आते हैं हमारे यहाँ, आप दामाद बन के आते हैं, और जब रहबर बन जाते हैं तो आप दामाद बनाते हैं। अरे मित्रों, इस देश के नागरिक को ऐसा मत करो, ये भी तुम्हारे भाई होंगे, भतीजे होंगे, कोई न कोई रिश्तेदारी होगी। न दामाद बनाओ और न दामाद बनो। अरे एक इंसाफ का काम करो। इंसाफियत की पूजा होती है, बेईमान की पूजा कभी नहीं होती है। मैं तो जानता हूं, आपको यदि दर्पण दिखाता हूं, आप दर्पण में देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कालिख लगी हुई है, तो आप दर्पण को फोड़ना चाहते हैं। दोस्त, ऐसा मत करो। अरे दर्पण को कोई गलती नहीं है, आप अपने चेहरे को देखो कितना कालिख लग गया है, इस कालिख को साफ करो। ये जनता जान रही है, आप क्यों इतना कर रहे हैं? आज हमारे जो 49,000 ये जो ट्रेनिंग जाना चाहिए, इनको ट्रेनिंग करके हर बटालियन में पहुंचना चाहिए। अब बताइए, 49,000 बहुत होता है, 10-20 आदमी कम पड़ जाता है ना, तो गृहस्थी खराब हो जाती है। पता नहीं आप किसानी कभी किए हैं कि नहीं किए हैं? किसान का दर्द आप जानते हैं कि नहीं जानते? ये किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, बड़े ही गरीबी देख चुके हैं, इनको मालूम है कि गरीबी क्या चीज होती है। तो मित्र, आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, अपने रहबरों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं 73 से देख रहा हूँ, 73 में अभी तो बहुत कम हमको आज समय मिल रहा है इनके बीच में जाने का, लेकिन सुनने में आता है आखिर ये ट्रेनिंग में क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? ट्रेनिंग में कौन सी बड़ी आफत है? हर डिस्ट्रिक्ट से, हर बटालियन से कहीं न कहीं एलोकेशन खाली है, आपका वैकेंसी है, आप उसी बटालियन में रख देते, वहीं पर इनको ट्रेनिंग दे। इनको कौन सा